हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला आपका मित्र एक बार फिर आपके सामने अपना कुछ एक टॉपिक लाया हूँ। आज एक्चुअली बात तो वही करनी है मुझे। किसान आंदोलन ख़त्म हो चुका है या मत प्राय होने के कगार पे है, मर चुका है आंदोलन। क्योंकि इसके पीछे जो हमने बताया था रीज़न, आपको पहले बताया था कि इसके पीछे एक्चुअल किसान था ही नहीं, उसकी मंशा थी ही नहीं ये कि वो गवर्नमेंट से टॉक करे एमएसपी के बारे में। और गवर्नमेंट की भी चीज़ों को मानना चाहिए। आप जब एमएसपी की बात करते हो या किसी की बात करते हो तो गवर्नमेंट की भी बात माननी चाहिए। गवर्नमेंट आपको गारंटी दे नहीं सकती। वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में जो हम हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी अवहेलना होगी और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो एक तो रीज़न है, ये तो सबको समझ में आना चाहिए, बुद्धिजीवियों को समझ में आना चाहिए, पत्रकारों को भी समझ में आना चाहिए और आ भी रहा होगा। लेकिन अब इसके जो रीज़न हैं, ये किसान आंदोलन की शुरुआत, खालिस्तान का घुसना, इसमें एमएसपी की मांग के बहाने आतंकवाद को फैलाना, ये सब करने के पीछे ये कारण क्या है, रीज़न क्या है इसके। क्योंकि आप ये समझिए कि कोई भी घटना या दुर्घटना होती है, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो देश में हो, चाहे वो परिवार में हो, तो उसके पीछे एक कारण होते हैं। और जब कई कारण आके समाप्त हो जाते हैं एक जगह पर, तो वो समस्या बन जाती है और समस्या का निदान फिर निकलता नहीं है। फिर ये आतंकवाद और ये झगड़े और ये लड़ाइयाँ और ये प्रोटेस्ट और ये प्रोटेस्टर इन्वॉल्व होते हैं इसमें कोई बहुत बड़ी वो बात है नहीं। तो इसके मेन रीज़न ये समझना पड़ेगा कि ये जो है समस्या आ क्यों रही है। और आप देखो जनरली ये समस्या कहाँ से आती है, 3 जगह से समस्या आती है। इसमें पंजाब है, हरियाणा है, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हैं ग्रुप किसानों के, और पंजाब में भी हैं, हरियाणा में भी हैं। लेकिन यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान या आप कह लो बंगाल, ये तो किसान नहीं आते इस आंदोलन में। जबकि अगर आप देखो तो बिहार भी राइस पैदा करता है, पेड़ी करता है, और बंगाल भी करता है, यूपी भी करता है, एमपी भी करता है, व्हीट भी करते हैं ये लोग। लेकिन इसके अलावा और भी अन्य फसलें करते हैं। लेकिन पंजाब का किसान क्या है कि सिर्फ व्हीट और पेडी में ही सीमित रहना चाहता है, वो दूसरी फसलें करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है वो भी रीज़न मैं बताऊंगा। और मैं दूसरी चीज़ ये भी बताऊंगा कि ये एमएसपी जो है गवर्नमेंट कम नहीं दे रही है, एमएसपी दे रही है फसलों पे। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप देखो, सही से देखा जाए तो जो एफसीआई को जितनी भी रिक्वायरमेंट है अपना पीडीएस चलाने के लिए है, जो राशन के लिए लगता है एफसीआई खरीद करती है उसकी, तो एफसीआई भी आपके यहाँ से अगर देखा जाए तो मोर देन 70% तो आपका कंज्यूम करती है, 70-75% तक कंज्यूम करती है। उसके आंकड़े क्या है वो मुझे नहीं एग्जैक्ट क्लियर है, लेकिन इतना तो करती है। इसके बाद बाकी के लोग आते हैं, तो ये भी एक समस्या नहीं है। अब एमएसपी की गारंटी देना भी जायज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अब मैं आता हूँ मूल समस्या पे, ये हुई कहाँ से, स्टार्ट क्या हुआ। देखिए क्या होता है, किसी भी चीज़ में जब गवर्नमेंट की मंशा और गवर्नमेंट की चीज़ें राजनीतिक खेल खेलना चालू कर देती हैं जब गवर्नमेंट्स, तो यही होता है राज्यों के साथ। जो पाप किए हैं पिछली गवर्नमेंट्स ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये सारा का सारा किया धरा कांग्रेस का ही है, ये देन कांग्रेस की ही है, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत एक्चुअली हुई उस समय जब तारीख थी 22 मार्च 1940,
एक रेजुलेशन पास हुआ मुस्लिम लीग के द्वारा। उन्होंने जो है जिसे हम कहते हैं लाहौर रेजुलेशन पास किया, तो उसमें उन्होंने ये डिमांड करी कि भाई मुस्लिम आबादी हिंदुओं के साथ नहीं रह सकती, इसलिए मुस्लिमों को अलग पाकिस्तान चाहिए। और इधर जो भारत की जनता थी जिसमें ज़्यादातर हिंदू थे, 80% तो हिंदू आज भी हैं, तो वो ये डिमांड कर रहे थे हिंदुस्तान होना चाहिए। वहाँ से इसका बीज चालू हुआ। बीज ये चालू हुआ जब ये नैरेटिव्स हुए कि मतलब मेरे को पाकिस्तान चाहिए, हिंदुओं को हिंदुस्तान चाहिए, तो पंजाबियों ने कहा कि मुझे फिर क्या, मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि वो ये भी सोच रहे थे कि पाकिस्तान ने ये भी डिमांड करी थी लाहौर रेजुलेशन में कि पंजाब का कुछ हिस्सा कटेगा जो पाकिस्तान का भाग होगा। तो पंजाब की पब्लिक इसको सोचने लगी कि मेरे साथ फिर क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा इसमें। तो यहां से ये प्रक्रिया चालू हुई इसकी। इससे पहले मैं बता दूं कि एक पार्टी गठित करी गई थी पंजाब के लोकल के द्वारा जिसका नाम था अकाली दल। तो अकाली दल ने अंग्रेज़ों के सामने एक 1920 में जब ये गठित हुई थी तभी एक मांग रखी थी कि गुरुद्वाराओं का प्रबंधन जो भी गुरुद्वारा का मैनेजमेंट है वो सिखों के द्वारा ही, सिखों के प्रीस्ट के द्वारा ही होगा, मतलब संचालित किया जाएगा। तो ये डिमांड अंग्रेज़ों ने मानी नहीं, लेकिन ये लगातार प्रोटेस्ट करते रहे और एक समय वो आया, प्रोटेस्ट करते करते अंग्रेज़ों की भी समझ में आया कि प्रोटेस्ट ऐसे थमने वाला नहीं है, तो इनको चलो सिखों के प्रीस्ट को इसका मैनेजमेंट करने देना चाहिए। और उन्होंने वो एक्ट बना दिया, गुरुद्वारा एक्ट 1925, और जिसमें सिखों को जो है अपनी पूजा स्थल का प्रबंधन करने का अधिकार उनकी एक कमेटी करेगी, ऐसा बना दिया। तो ये जब मामला हो गया, सेटल हो गया, उसके बाद एक वॉइड आ गया, क्योंकि आप देखो तो शुरू से मैं ये समझता हूँ कि अकाली दल जो है ये आइडिया करप्ट रहा है। इसका एक आइडिया अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो दूसरा आइडिया इसके पास होता नहीं है, मतलब इसके आइडिया जो है करप्ट होते रहते हैं। आइडिया बैंक करप्ट है, ये एक तरह से ये कहना चाहिए, बैंक करप्सी होती है ना, वैसी आइडिया की बैंक करप्सी है इसके अंदर। तो ये पास हो गया, उसके बाद क्या, कुछ नहीं, उसके बाद ये ठंडे हो गए। 1940 में जब ये रेजुलेशन पास हुआ लाहौर का, तब अकाली दल में थोड़ा सा फिर जोश आया, और एक हुआ करते थे मास्टर तारा सिंह, अकाली दल के ही लीडर थे ये। मास्टर तारा सिंह ने ये नैरेटिव एक गढ़ा अपने तरफ से कि जब 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का निर्माण किया था और सिखी जात वहाँ से आई, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो सिख है मैं इनको अलग से एक स्टेट देना चाहता हूँ। ये नैरेटिव गढ़ा गया है एक्चुअली। और नैरेटिव से देखिए क्या है कि नैरेटिव्स तब भी चलते थे, आज भी चलते हैं, और जो नैरेटिव्स चल जाते हैं उसी के हिसाब से फिर राजनीति चलती है। उसके बाद क्या हुआ कि ये नैरेटिव्स गढ़ गया और चल गया इनका नैरेटिव्स। तो इन्होंने जो है इसको एक मुद्दा बना लिया अकाली दल ने कि एक खालिस्तान बनना चाहिए, खालसा के ऊपर है ये खालिस्तान बनना चाहिए, और यही हमारी डिमांड है। ये होते होते चलता रहा, इनके प्रोटेस्ट भी चलते रहे, इनकी चीज़ें भी चलती रहीं, लेकिन ये चीज़ आते आते 25 साल लग गए इसमें। अब 25 साल क्यों लग गए? 25 साल नहीं, मैं कहूँगा 1966 की बात है ये। 1966 में क्या हुआ? अच्छा, इस समय क्या हो रहा था? इस समय अकाली
पंजाब में फल फूल रहा था और इसकी जो है फेथ करते थे इसके ऊपर। लोग ये भी फेथ करने लगे जब इन्होंने खालसा मतलब अपना प्रबंधन जितना भी गुरुद्वारों का था वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करेगी जो सिख जात के ही लोग होंगे, तो इससे इनका प्रभाव भी बढ़ने लगा था कि हाँ ये पार्टी है जो कुछ सिखों के बारे में सोचती है और इसका साथ मुझे देना चाहिए। तो वही देते देते हो गया 1965 में ये अपनी मांग करते रहे, लेकिन गवर्नमेंट के उस पर जू नहीं रहेगा। मतलब उससे पहले ये हुआ था कि सन 1948 में जब संविधान बन रहा था तो 3 लोगों का ग्रुप इनके पास पहुंचा, बाबा राव भीमराव अंबेडकर के पास, बाबा साहब के पास, और बाबा साहब से कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे लगता है कि मेरा हित खालिस्तान बनाने में है, तो मुझे खालिस्तान बनाने की परमिशन दी जाए इस संविधान के तहत। लेकिन उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए बाबा साहब ने मना कर दिया, तो ये वापस आ गए। इसके बाद जो है इन्होंने उस मुद्दे को छोड़ा नहीं, ये लगातार प्रोटेस्ट करते रहे और प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट को चेतावनी देते रहे। इधर लगातार प्रभाव बढ़ रहा था, कांग्रेस बड़ी चिंतित थी इसमें कि क्या किया जाए। उसी समय सन 65 का युद्ध हुआ। सन 65 के युद्ध में आप जानते हो कि पाकिस्तान की बहुत सारी सीमा पंजाब के साथ कनेक्ट करती है। युद्ध के मोर्चे वहाँ भी खुले। जब युद्ध के मोर्चे वहाँ खुले तो वहाँ की कम्युनिटी ने, सिख कम्युनिटी ने हमारी फौजों की बहुत हेल्प की और इस चीज़ को जो है गवर्नमेंट ने, उस समय इंदिरा जी आ गई थी क्योंकि शास्त्री जी की तो मौत हो गई थी। उस समय इंदिरा जी जब आ गई तो इंदिरा जी ने कहा कि ये अच्छा मौका है कि खालिस्तान की पकड़ को मजबूत ना होने देने का। उन्होंने कहा कि अब टाइम आ गया है कि मैं ये चाहती हूँ, सिखों के बीच में जाके कहा कि अब आपको एक खालिस्तान, एक अलग राज्य दे दिया जाए, राष्ट्र नहीं राज्य दे दिया जाए, और आपकी मांगें वो मान ली जाएं जो आप बहुत दिनों से उठा रहे थे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है इस युद्ध के दौरान, इसका पारितोषिक आप लोगों को मिलना चाहिए। इंदिरा जी ये सोचती थी, ये फर्स्ट चाल थी इंदिरा जी की। आप समझिए, ये फर्स्ट चाल थी गवर्नमेंट की। जब कुटिल चाल होती हैं, कुटिल नीतियां होती हैं, तो उसका परिणाम आप देखते जाइए। ये पहली कुटिल नीति थी कांग्रेस की कि अकाली दल को हाशिए पर लाने के लिए, पब्लिक के भीतर पैठ बढ़ाने के लिए आपने एक अलग राज्य की बात मान ली और उसके तहत आपने पंजाब को फॉर्म कर दिया। पंजाब के टुकड़े हुए, हिमाचल बना, हरियाणा बना और पंजाबी वहाँ रह गए। जब पंजाबी वहाँ रह गए, कांग्रेस ने इसको बुझाया, लेकिन अकाली दल ने ये कहा, घूम घूम के लोगों के बीच में, गांव में पैठ थी, ये रूरल ओरिजिनेटेड पार्टी है अकाली दल, और रूरल एरिया में इसकी पकड़ अच्छी थी। तो रूरल में घूम घूम के उसने ये कहना चालू किया कि नहीं, मैं तो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा था सन 40 से, वो इसके कारण मिला। तो पब्लिक को भी ये समझ में आया कि बात तो सही है, प्रोटेस्ट तो यही कर रहे थे और इनके प्रोटेस्ट के तहत ये दिया गया होगा। तो यहाँ पे आके कांग्रेस की जो कुटिल नीति थी, जो पहला चरण था कुटिल नीति चलने का, वो इंदिरा जी का विफल हो गया और इंदिरा जी को इसमें कोई भी लाभ होता हुआ नजर नहीं आया। अब पंजाब पर पकड़ कैसे बनाई जाए? अब दूसरी कुटिल नीति आई। उसी समय क्या हुआ कि ये जो है, आप जानते हो कि भारतवर्ष में जो है हमारा खाद्यान्न उत्पादन कम था, हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होते थे, दूसरे देश से हम सप्लाई लेके अपनी पब्लिक को सप्लाई देते थे। तो वो कभी कभी ऐसा गलत माल भी दे देते थे, जो उनके जानवर खाते थे वो भी हमारे यहाँ भेज देते थे, वो भी हमें करना पड़ता था, एक्सेप्ट करना पड़ता था। तो और स्वामीनाथन जी ने जो है अपना काम करना चालू कर दिया था इस फील्ड में।
तो सन 66 में आके पकड़ा इस मुद्दे को, जो है कैप्चर किया इंदिरा जी ने। और इंदिरा जी ने कहा कि हाँ ऐसा है, मैं ये चाहती हूँ कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन्होंने ये अपना बैटल फील्ड बनाया एक तरह से, और कहा यहाँ जो है, यहाँ की गवर्नमेंट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्वामीनाथन के द्वारा सजेस्ट किए हुए आइडियाज़ के तहत आपको बीज देगी, खाद देगी और पानी देगी, और सारी चीज़ सब्सिडाइड होंगी, मतलब सारी चीज़ें सब्सिडी पर दी जाएंगी आपको, सब्सिडाइड सारी चीज़ें होंगी आपकी। तो अब ये 3 रीज़न चुने क्यों गए, आप ये समझिए, 3 रीज़न चुने गए। अब आप जानते ये हो कि जब आप किसी चीज़ के लिए, और दूसरा ये भी कहा गया कि आपका गेहूं और आपका वीट मतलब वीट यानी कि वीट और पैडी, गेहूं और राई, ये धान आपका खरीदा जाएगा, जो रेट गवर्नमेंट हर साल डिसाइड करेगी और डिक्लेयर करेगी, मतलब गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करेगी रेट्स को। तो किसान ने गेहूं करना चालू किया और ये करना चालू किया, राज्यों की ये मजबूरी हो गई कि उन्हें अच्छे बीज देना, अच्छी खाद देना और पानी की व्यवस्था करना। तो इसके तहत राज्यों ने सुविधाएं दी और राज्यों ने ये सारा काम किया। तो इंदिरा जी ये चाह रही थी कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, लेकिन उतना फ़ायदा हुआ नहीं, उतना फ़ायदा हुआ नहीं। वो फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपकी नीतियों का संचालन करने वाली तो गवर्नमेंट उस समय अकाली की थी, तो इसका क्रेडिट किया आपने और इस क्रेडिट का लाभ उठा ले गए वो। तो अब ये एक पहले पंजाब में को राज्य देना, पहली चाल कुटिल नीति। दूसरी कुटिल नीति उस खाद्यान्न की बढ़ोतरी के लिए जो क्षेत्र पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, इनका अगर आप देखो, एटमॉस्फेयर देखो, यहाँ पानी की चीज़ें देखो, बाकी की चीज़ें देखो, तो फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी वीट और राइस को उत्पन्न करने के लिए। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कराया, क्योंकि गवर्नमेंट सीधा सीधा ये चाह रही थी कि हम एक तो आत्मनिर्भर हो जाएं, दूसरा हमारी जो पीडीएस है ये हमारी पूरी होती रहे। जो पीडीएस मतलब जो हम की स्कीम जो है, गरीब तबका है उसको हम राशन देते हैं, और राशन में हम सब्सिडी पे चीज़ें देते हैं। जो राइस और वीट हम खरीदते हैं 21 रुपये, वो 2 रुपये और 3 रुपये या 5 रुपये, ऐसा कुछ जो भी रेट हो वो चलता है। तो इससे गरीबों के पेट में भी अन्न पहुंचता है, ये स्कीम तो ठीक है। तो इसलिए ये वीट और आपका पैडी, ये दो ही फसल पंजाब में बहुतायत से होती हैं। इन्होंने ये नैरेटिव पकड़ लिया, लेकिन इसका भी लाभ मिला नहीं कांग्रेस को कुछ, क्योंकि इसका श्रेय ले गई पूरी अकाली दल, जो वहाँ की रूलिंग पार्टी थी उस समय। रीज़न ये कि खाद वो सप्लाई करती थी, पानी की व्यवस्था वो करती थी, ट्रैक्टरों के लिए लोन वो देती थी, मतलब आपके लिए सारी सुविधाएं जमा करने का उसका ही काम था। तो जो सुविधाएं कर रहा है नाम उसका ही होगा, इसलिए अकाली दल का नाम हो गया। अब क्या हुआ कि इसी बीच में चलते चलते जब ये चीज़ हो गई, 70 के दशक आते आते
हमारी जो है हम सैचुरेटेड हो गए। ये जो व्हीट और राइस, पैडी और व्हीट क्रॉप्स को बढ़ावा जो दिया था, उसमें धीरे धीरे सैचुरेशन आनी चालू हो गई। सैचुरेशन यूं होना चालू हो गई कि एक तो पैदावार अच्छी हुई, प्रोडक्शन अच्छा हुआ, जैसे जैसे आप अच्छे बीज, अच्छे खाद, अच्छा पानी सब कुछ देंगे तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा आपका। और सन 70 तक बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज मैं कहूँगा इसको, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि एक क्षमता होती है ना हर फील्ड की कि कितना प्रोडक्शन ले सकते हो आप उसमें खाद जहर डालते चले जा रहे हो, डालते चले जा रहे हो, डालते चले जा रहे हो, तो एक समय तो वो आएगा जब आप सैचुरेटेड हो जाओगे। वो ज़मीन आपकी उपज या तो कम कर देगी या सैचुरेटेड हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखते देखते जब सैचुरेशन की स्थिति आ गई, और उस समय क्या हुआ कि सन 70 के दशक में ही एक समस्या और उत्पन्न हुई इससे, कि जो हम कहते हैं ना माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम स्टेट टू द अदर कंट्रीज, ये चालू हो गया। ये पंजाब में चालू हो गया, ठीक ठाक पैसा आ गया था, फसलें सारी अच्छी चली रही थी और सारी चीज़ें सही थी, तो लोगों ने, किसानों ने अपने बच्चों को विदेशों में भेज दिया, कनाडा चला गया, अमेरिका चला गया, ये सब चले गए, यहाँ पे सारे चले गए। जब यहाँ की यूथ वहाँ शिफ्ट होने लगी तो पंजाब में क्या हुआ कि लेबर की कमी हुई, लेबर की कमी हुई। इस चीज़ को इंदिरा जी ने अपना एक हथियार और बनाया, जिसके साथ साथ उन्होंने तीसरी गंदी राजनीति करी, और उस राजनीति को करने के लिए उनके नेताओं ने संगठन, चूंकि उनका यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, इसमें सारी जगह पे अच्छा था, तो उनके नेताओं ने संगठन किया लेबर्स का, और लेबर्स के ग्रुप को झोंक दिया पंजाब में, भर भर के ट्रेन पंजाब में झोंक दिया कि, और पब्लिक को ये कहा कि आपकी चूंकि ये लेबर्स की आपको ज़रूरत है, इसलिए यहाँ आप लेबर्स की सप्लाई ले लो। तो लोगों ने कहा कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस की कुटिल नीति यहाँ चालू हुई कि उसने सिर्फ लेबर को नहीं वहाँ पे किया, उसने लेबर को वहाँ आइडेंटिटी कार्ड बांटने चालू कर दिए, वहाँ का नागरिक बनाने की साजिश चालू कर दी। ये सब साजिश चालू करने के बाद कांग्रेस ने ये गढ़ा कि अगर मैं पंजाब में सिखों के वर्चस्व को नलीफाई करने के लिए हमारे पास उत्तर भारतीय भी होने चाहिए, तो हम तब इनके नैरेटिव्स को नलीफाई कर पाएंगे, क्योंकि कृषि का क्षेत्र ही पंजाब का क्षेत्र है, कृषि पे ही लोग वहाँ के डिपेंडेंट हैं। मैं तो रहा हूँ चंडीगढ़ में, तो मैंने देखा है अपनी आँखों से वहाँ के किसानों को, वहाँ की किसानी करते हुए लोगों को, वहाँ की चीज़ों को देखा है। तो हुआ ये कि इसमें जो है कांग्रेस की ये नीति थोड़ी सी काम करी, लेकिन इस बीच में एक चीज़ और हुई। 1970 में के आते आते पंजाब में क्राइसिस चालू हो गए। क्राइसिस एक तो मोरल क्राइसिस क्या है, जब सैचुरेशन आ जाएगी, आप जहां पैदावार कर रहे थे और उसे करोड़ों रुपए कमा रहे थे या लाख रुपए कमा रहे थे, अब आपकी आमदनी में सैचुरेशन आ गई। और आप ये मान के चलिए कि जब जब आप ये देखिए, जब जब आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी तो आपका क्या होता है,
सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपकी डाइटरी सिस्टम के ऊपर। आपकी डाइट्स में एकाएक जो है चीज़ों को लेने की और ताकत आ जाती है, क्योंकि आपके पास पैसा आ गया। तो अब आपको फ्रूट्स भी चाहिए, अब आपको मिलेट्स भी चाहिए, अब आपको दूध भी चाहिए, आपको सारी चीज़ें चाहिए, सब्जियां भी चाहिए। लेकिन ये सब करने के लिए तो पंजाब का किसान राजी नहीं था, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में पहुंच गया था ना भाई मेरे। तो जब कंफर्ट जोन में पहुंच गया, इनकम आपकी बढ़ी नहीं, खर्चे आपके बढ़ गए हैं, तो आपको क्या किया, सब्जियां, दूध, फल ये सब बाहर से लेने पड़े। बाहर से लेने पड़े तो आपको महंगे मिले तो आपको ये लगा कि नहीं, मेरी इनकम भी अभी सैचुरेटेड हो गई, ये हो गई। तो वहाँ 2-3 चीज़ें चालू हुई। एक तो मॉरल क्राइसिस आई वहाँ पर, दूसरी रिलीजियस क्राइसिस भी आनी चालू हुई, और तीसरी एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी चालू हुई। मोरल क्राइसिस इसलिए कहूँगा मैं कि जब आप, क्या होता है, जब आप परेशान होते हो, हताश होते हो, निराश होते हो, तो आम पब्लिक जनरली या तो ड्रग्स का सहारा लेना चालू कर देती है। ड्रग्स का मतलब मेरा वो ड्रग्स नहीं है, मतलब दारू पीना चालू कर देगी। उस समय ये ड्रग्स नहीं चलते थे, कोकीन और ये जो अभी चल रहे हैं ब्राउन शुगर वगैरह, मालूम नहीं क्या क्या कहते हैं उसको। तो ड्रग्स की एक समस्या हो गई, ड्रग्स की समस्या हो गई तो रिलीजियस प्रॉब्लम्स हो गई, इधर इकोनॉमिक क्राइसिस थी भी। और जब 1990 में जब ये ग्लोबलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया, तो एक समस्या और उत्पन्न हुई। वो समस्या ये उत्पन्न हुई कि आपकी आमदनी हर सेक्टर में बढ़ने लगी। जब पब्लिक की आमदनी बढ़ने लगेगी तो पब्लिक का, मैंने बोला ना कि सबसे पहले डाइटरी प्लान उसका जो होता है, डाइटरी सिस्टम होता है, वो सबसे पहले चेंज होता है। तो अब उसे और चीज़ कंज्यूम करने की आदत पड़ गई। फ्रूट्स भी चाहिए, फल भी चाहिए, आपकी सब्जियां भी चाहिए, सीरियल्स भी चाहिए, राइस और व्हीट्स के अलावा भी रागी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मतलब उसकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। सैचुरेशन आ चुकी थी, तो आपको लगा ये मेरे को घाटा होने लगा इस सिस्टम में आते आते। तो उस समय क्या हुआ कि एक खेल और खेला गया, इन लोगों के साथ एक खेल और खेला गया। ये था चौथा कुटिल नीति। देखिए, जब कोई भी प्रदेश सत्ताओं की टकराहट में के बीच आ जाता है तो लॉस उस प्रदेश का होता है, और लॉस उस प्रदेश की जनता का होता है। और ये काली करतूतें और ये काले पाप और ये इस तरह की राजनीतिक कुटिलताएं, राजनीतिक चालाकियां गवर्नमेंट समय समय पे करती रहती है। अब पंजाब इसका बन गया एपी सेंटर। मैं एक तरह से बोलूँगा तो एपी सेंटर बन गया, जहां कांग्रेस को, अकाली दल को के वर्चस्व को कम करने के लिए कांग्रेस आमादा थी और अकाली दल का हो नहीं पा रहा था। तो इसलिए वो कुटिल नीतियां चलती चली गई। अब क्या हुआ कि कांग्रेस ने, ये तो हो गए राजनीतिक कारण। अब आर्थिक कारण मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस ने क्या किया कि उन्होंने कहा, पहले मैं बता चुका हूं, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि खरीद का भाव गवर्नमेंट समय समय पर हर साल तय करेगी। खरीद का भाव आपकी प्रोड्यूस का, यानी प्रोड्यूस मतलब व्हीट और राइस, दो गवर्नमेंट की जिसको डिमांड होती है।
लेकिन जब सैचुरेशन आ गई, जब हम आत्मनिर्भर होने लगे, मुझे ऐसा लगने लगा गवर्नमेंट को कि मैंने उतना उत्पादन करना चालू कर दिया है जिससे मेरी पब्लिक डिमांड सप्लाई भी पूरी हो जाए, तो उसने एक लाया एमएसपी कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे। अब उस समय जो एमएसपी भी तय होती थी वो मार्केट के रेट से कुछ कम रहती थी, ये आप समझिए, मार्केट के रेट से कुछ कम रहती थी। अगर मान लो सपोज करो कि उस समय या इस समय गेहूं आपका या राइस आपका समझो कि 10 रुपये किलो बिकता था उस समय मार्केट में, ओपन मार्केट में, तो गवर्नमेंट भंडारण करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए और भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ना, उसके लिए पैसा जो व्यय होता है, अधिकारी रखोगे, देख रेख के लिए रखोगे, उसकी सुरक्षा करने के लिए आप पेस्टिसाइड यूज करोगे या आप कुछ भी चीज़ यूज करोगे, भंडारण के लिए आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाओगे, इन सब के लिए तो आपको पैसे की ज़रूरत होगी। और पैसा आप जो है जब खर्च करोगे तो उस पैसे को भरपाई के लिए आप क्या करोगे कि वो 10 रुपये की फसल जो ओपन मार्केट में चल रही है उसको आप 9 रुपये में या 8.5 रुपये में या 9.5 रुपये में, जो भी हो आपका जो भी रेट पड़ रहा हो, उसमें खरीदोगे। तो अब है क्या कि इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट, मार्केट की भी अपनी एक पॉलिसी होती है, मार्केट की भी एक क्षमता होती है ना। मार्केट पूरा गेहूं तो उठा नहीं पाता, उठाना तो गवर्नमेंट को ही है, तो गवर्नमेंट में को देने की मजबूरी हो गई किसानों की एमएसपी के ऊपर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ आते आते जो उसने ये कहा था कि हम प्रोक्योरमेंट प्राइस आपका जो है डिसाइड करेंगे हर साल, वो डिसाइड करना बंद कर दिया और एमएसपी पे इनको आके सारा खेल खेलना पड़ता था। इसी समय ये बात है 1975 की, जब इन्होंने ये चालू किया। अब यहाँ सैचुरेशन आ चुकी थी प्रोडक्शन में, तो सैचुरेट हो चुकी थी, लैंड उतना ही दे पाएगी जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, और आप मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर पहुंच चुके थे। तो ये चालू हो गया। अब आपके सामने समस्याएं और भी आने वाली चालू हो गई, और भी आने वाली थी, या आप ये कहिए कि आप ये व्हीट और राइस को पंजाब के रीजन में स्वामीनाथन की रिपोर्ट के द्वारा आप जो सुविधाएं दे रहे थे, ये फील्ड इसका था ही नहीं, एटमॉस्फेयर वहाँ था ही नहीं। आप तो वहाँ ज़बरदस्ती व्हीट और राइस को पैदा करा रहे थे। व्हीट और राइस को पैदा कराओगे तो आप ये समझिए कि वो रीज़न यार फेवरेबल कैसे हो सकता है। आप ये समझिए कि आज की डेट में 17 किलो राइस पैदा करने के लिए, 17 किलो राइस पैदा करने के लिए आपको पंजाब के रीजन में 1 लाख लीटर पानी चाहिए। वहीं आपको बंगाल के अंदर 42 केजी के लिए 1000 लीटर पानी चाहिए। वहीं अगर बिहार की आप बात करो, यूपी की बात करो, तो यहाँ पर राइस को पैदा करने के लिए 56 केजी राइस को पैदा करने के लिए 1 लाख लीटर पानी चाहिए। अब आप अगर आप इसके तुलना में करो पंजाब की तुलना में, तो 3 गुना पानी चाहिए 56 केजी राइस उत्पन्न करने के लिए। क्या आपकी ज़मीनें हैं? आपने तो ट्यूबवेल लगाए, तो आपने कहाँ लिया, कहाँ से पानी लिया? ज़मीन के अंदर से लिया। वाटर लेवल धीरे धीरे घटता चला गया, घटता चला गया, घटता चला गया। अब पोजीशन ये आ गई है कि अगर आप रिपोर्ट्स देखें
तो रिपोर्ट्स के हिसाब से ये हुआ कि वाटर टेबल की जब जांच कराई गई तो इसके लिए 138 ब्लॉक्स जो है डिसाइड किए गवर्नमेंट ने, जिसमें गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि इसमें 44 ब्लॉक्स तो ऐसे हैं, 44 या 44 से कुछ ज़्यादा ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पानी का कंजप्शन 350% तक है और इससे ज़्यादा ही निकाला जाता है, 200 से 350%। तो आपको जहां 1 लीटर पानी चाहिए वहां आप पानी निकाल रहे हो 2.5 लीटर या 3.5 लीटर या 2 लीटर। तो आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हो और एनवायरनमेंट को ख़राब करते करते आपकी पोजीशन एक दिन ऐसी आएगी कि आप उस जगह खड़े हो जाओगे जब इसकी कंडीशन राजस्थान से भी बदतर हो जाएगी। लेकिन आपको तो चस्का लग गया सब्सिडी चीज़ें लेने का, आपको तो चस्का लग गया एमएसपी पे चीज़ें बेचने का, आपको तो चस्का लग गया कंफर्ट जोन में रहने का। तो आप ये भी तो सोचिए कि आप ये भी और वो करने के लिए गवर्नमेंट क्या कह रही है। आज की गवर्नमेंट ने जो बात चली आपकी, वो गवर्नमेंट ने ये कहा कि ठीक है, मैं बिल्कुल आपको जो है इस पे क्या कहते हैं, जो भी आपका होगा इस पे आपको जो करेंगे कंपनसेशन देंगे, आपको कंपनसेशन देंगे या इंसेंटिव देंगे आपको, एक तरह से ये कह लीजिए इंसेंटिव टाइप करेंगे, आपको इंसेंटिव देंगे। अगर आप मिलेट्स पैदा करते हो, आप सब्जियां उगाते हो, आप फ्रूट्स उगाते हो, उस पर आपको देंगे इंसेंटिव्स देंगे आपको। लेकिन आप वो उगाना नहीं चाह रहे। जब गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को इंसेंटिव देना चालू किया, फार्मर्स को देना चालू किया, तो आपके अंदर एक डर पैदा हो गया ये कि अरे बाप रे बाप, अब गवर्नमेंट जो है मुझे एक दिन हो सकता है कि एमएसपी पे चीज़ें लेना ही बंद कर दे या कर दे तो बहुत कम कर दे। तो आप इसको कानून के दायरे में लाने की जिद करने लगे। रीज़न ये है, आप डरे हुए हो क्योंकि आप व्हीट और उसके अलावा कुछ चीज़ पैदा करना नहीं चाहते। मैं तो कहूँगा पंजाब में आराम से आप फ्रूट्स करिए पैदा, आप सीरियल्स पैदा करिए, आप फ्रूट्स पैदा करिए, आप मिलेट्स पैदा करिए, ज्वार बाजरा रागी मक्का ये सारी चीज़ें पैदा करिए। किसने रोका है आपको? इससे आपको 2 फायदे होंगे, आपको एक इंसेंटिव भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरी चीज़ ये भी होगी कि आपकी ज़मीनें जो है बंजर होने से बची रहेंगी, कुछ दिन और बची रहेंगी। क्योंकि ये बात तो तय है कि पंजाब में वाटर लेवल डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि व्हीट में आपके यहाँ 17 kg में 1 लाख लीटर। आप सोच सकते हो आपकी कंडीशंस क्या है, आपकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। खैर, इस चीज़ को तो आप मानोगे नहीं, आपकी सोसाइटीज़ भी नहीं मानेगी इस चीज़ को। अब मैं एक और आंकड़ा आपको देता। एक आंकड़ा ये है कि हाँ, मैं ये कह रहा था, बात कर रहा था वाटर टेबल ब्लॉक्स के में 138 जगह को जब चेक किया गया तो उसमें 44 ब्लॉक्स ऐसे पाए गए जहां आपने वाटर को 200% से 350% तक निकाला था। मतलब 1 लीटर की जगह 2 लीटर से लेके 3.5 लीटर तक निकाला था। कुछ जगह ऐसी हैं उसमें शायद 65 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां आपने 100% से लेके 200 तक निकाला। पानी का दोहन यहाँ भी हुआ। मात्र 29 ब्लॉक्स ऐसे हैं 138 में, पूरे पंजाब में 138 में 29 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां आपको जो है सस्टेनेबल वाटर सप्लाई मिल सकती है। अब आप अपनी पोजीशन यहाँ पे रख के देखिए।
दूसरा चीज़ ये भी है कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि एमएसपी, आप एमएसपी की बात किस बात की पे करते हो? क्या झगड़ा है आपका एमएसपी का? एक तो गवर्नमेंट कानून बनाने का बन नहीं सकता क्योंकि संविधान के खिलाफ है, तो संविधान राइट्स नहीं देता। ये संविधान इक्वालिटी में विश्वास करता है, इक्वालिटी में। ये कोई इक्वालिटी लाने का फार्मूला नहीं है, ठीक है? तो संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। एक चीज़ ये बता दूं मैं आपको, कानून नहीं बन सकता आपको, क्योंकि एक रीज़न अगर वीट उगाता है या वो उगाता है 23 फसलों के ऊपर गवर्नमेंट ने एमएसपी निर्धारित की है, जिसमें से 23 फसलें तो कहने को है, 2 फसलों पे ज़्यादा देती है वो। एक तो वीट पे देती है, एक राइस पे देती है, कभी कभी मेजेस पे भी दे देती है, वो मक्का वगैरह पे भी दे देती है। जो शुगर केन है आपका, वो डायरेक्ट मार्केट में जाता है, फैक्ट्रीज़ में जाता है, तो फैक्ट्रीज़ के वायर से ये कह रखा है कि आप इसे एमएसपी पे भुगतान करेंगे उसका। तो वो दूसरा सा आप देख ही रहे हो कि भुगतान कैसे होता है। गवर्नमेंट फैक्ट्रीज़ जो है कर ही नहीं पाती, भुगतान ही नहीं कर पाती, या वो माल लेने से मना भी कर सकती हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अब आप ये देखो कि एज पर CACP क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्रोड्यूस। जो भी आपकी कॉस्ट प्रोड्यूस होती है उसके लिए ये कमीशन है, और ये तय निर्धारित करता है कि एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन की क्या आ रही है। तो आप देखो तो इसने जो कहा कि पंजाब के स्टेट में एवरेज कॉस्ट जो प्रोडक्शन की है वीट की, मतलब आपकी पैडी की, वो 841 रुपये है। तो आपको एमएसपी के हिसाब से अगर टोटल है ये C2 प्लस 50% कर दिया जाए तो इसका करीब कॉस्ट होने चाहिए 1262, 1262 या 1261 के आसपास। और गवर्नमेंट आपको कितना दे रही है एमएसपी? 2183, 2183 रुपीज़। दैट इज मच मोर देन योर C2 प्लस 50, क्योंकि C2 प्लस 50 के हिसाब से कॉस्ट तो आपकी 841 आ रही है। 841 को 840 अगर हम मान लेते हैं तो 420, मतलब 1200 समथिंग हो गई। 1262 जो मैंने बताया, 1262 से 2183 कितने % ज़्यादा हो गया? एक चीज़ वीट की ऐसी आपकी कॉस्ट जो आती है वो 1503 रुपये आती है, 1503 रुपीज़ पर क्विंटल। और गवर्नमेंट कितना लेती है? 2250 पर लेती है आपका। इसमें भी आपको जो है वो एक्चुअली उसे 51 पॉइंट समथिंग पे वो परचेज कर रही है आपको। तो आपको C2 प्लस 50% तो मिल रहा है, इसे तो आप नकार नहीं सकते। अब आपकी समस्या है कानून वाली, जो कि गलत है। आप ही को समझना चाहिए इस चीज़ को। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि भाई आप लोग तो जो है, मैं कहता हूँ ना कि ये किसानों का आंदोलन एक्चुअली किसानों का आंदोलन नहीं है, ये उन बड़े दलालों का आंदोलन है, ये बिचौलियों का आंदोलन है, ये राजनीतिक पार्टियों से लाभ उठाने वाले लोगों का आंदोलन है, जो अपने हित के लिए ये आंदोलन को उठाए हुए हैं। और इसकी फंडिंग जहाँ से होती है वो भी आप जानते हो। देखो, ऐसा तो मान लो कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी चीन और इवन वेन अमेरिका भी तो उन सारे कंट्रीज़ के अगेंस्ट में खड़ा रहता है, जो कंट्रीज जो है या तो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं या वो एक प्रोग्रेस की दिशा में चल निकले। तो ये भर भर के फंड भी देते हैं।
ये सारी चीज़ें करने के लिए। अब होता क्या है कि जब आपको एक चीज़ मैं ये बताऊं कि आपके आइडियाज़, आपकी डिमांड, आपकी चीज़ों के मांगों को उठाने की जिम्मेदारी और खड़ा करने की जिम्मेदारी, मानने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है ना। गवर्नमेंट आपकी चीज़ों का आपको क्या चाहिए एक सोसाइटी के अंदर, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन क्यों इंडिया इज़ ए डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है इंडिया के अंदर कि कभी कभी गवर्नमेंट्स लाचार हो जाती हैं, समझ नहीं पाती हैं कि किस पब्लिक की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ये काम कराती है, सोशल सोसाइटीज़ जो होती हैं, सोशल सोसाइटीज़ के थ्रू ये सारे काम होते हैं। अब सोशल सोसाइटीज़ आपके और उसके गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक होती हैं जो आपकी चीज़ों को गवर्नमेंट तक पहुंचाती हैं कि भाई इस कम्युनिटी को ये सुविधाएं चाहिए। उनमें गवर्नमेंट फिर चूज़ करती है कि क्या हम दे सकते हैं, क्या हम नहीं दे सकते हैं और हमें इसको कैसे समझा सकते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे कंट्रीज़ ने, रिपोर्ट भी बीच में आई थी कि CIA के माध्यम से कुछ संस्थाओं को मोटी मोटी रकमें दी गई थी और ये सिलसिला चलता रहता है, चंदे चलते रहते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। तो जो कंट्री आपको फंडिंग कर रहा है, आपको पैसा भेज रहा है आपकी संस्थाओं को, वो अपना हित नहीं चाहेगा क्या? तो ये देश भी यही कर रहे हैं आपके साथ। अमेरिका खेल खेल रहा है आपके पीछे, अनस्टेबिलिटी लाने का देश के अंदर। और अनस्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब आप प्रोटेस्ट करोगे और ऐसे प्रोटेस्ट करोगे जो गवर्नमेंट जो है उन चीज़ों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं ये पूछता हूँ सोशल सोसाइटीज़ से, जो भी सिविल सोसाइटीज़ हैं, सिविल सोशल सोसाइटीज़ जो भी हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या किसानों को आप नहीं समझा सकते ये? लेकिन आप क्यों समझाओगे? आप नहीं समझाओगे, आप तो इसको बढ़ावा और दोगे, क्योंकि आपको तो फंडिंग मिल रही है ना, आप तो तलातल बैठे हुए हो। अब इसमें हो क्या रहा है? अच्छा, उन किसानों का भी नहीं हो रहा है जो बड़े किसान हैं। वो तो इतने बड़े किसान हैं, मैं एक आंकड़ा और देता हूँ आपको, देखिए बड़ी हंसी आएगी, मतलब मेरे को ये बड़ी हंसी आती है। पंजाब के अंदर FCI जो है 80% ऑफ व्हीट एंड 92.5% ऑफ पेडी ये आपसे खरीदती है, आपसे खरीदती है ये। यानी कि अब आप देखो, दूसरी तरफ ये देखो कि आप पूरे इंडिया के लेवल पे अगर देखो तो 10% व्हीट आपके यहाँ पैदावार होती है, 10%, और आप गवर्नमेंट को देते हो 21%। ये 11% कहाँ से आता है मुझे बताओ? 11% ये कहाँ से आता है? तो आप तो व्यापारी लोग हो, किसान भी हो, लेकिन व्यापारी लोग भी हो। आप मोटे मोटे वो जो है कर्जे लिए हुए बैठे हुए हो। उस पर भी मैं बताऊंगा आपको कि आपकी वहाँ भी चाल क्या चल रही है। इसी तरह आप जो है पेडी को
आप 16% आपके यहाँ उपज होती है, टोटल इंडिया का 16% आपके यहाँ प्रोडक्शन होता है, आप सप्लाई कर रहे हो एफसीआई को 30%। तो अब ये 14% कहाँ से आया? ये भी मतलब आप लोगों की मंडियां हैं, चल रही हैं। दूसरी चीज मैं ये बताऊं, आप कह रहे हो लोन माफ करो, मेरे फार्मर्स कह रहे हैं लोन माफ करो। तो एवरेज अगर मैं लोन देखूं फार्मर्स के ऊपर, जो एवरेज फार्मर है, मतलब जो छोटा फार्मर है, और छोटे फार्मर को तो अभी उसने गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हम भाई ऐसा है कि आपका कर्ज ही कर्ज लेंगे, हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। चलो यहाँ तक बात हो चुकी है, लेकिन उनका है कितना भैया मेरे? देखो तो लोन का एवरेज है, अगर देखा जाए एवरेज किसान के ऊपर, जिनके पास 1 बीघा 2 बीघा 1 एकड़ तक लैंड है, 2 एकड़ तक लैंड है, बड़े किसान नहीं है, मतलब उनके ऊपर एवरेज लोन है 1503 रुपये नहीं, सॉरी, उनके ऊपर लोन है 13,100 रुपये। एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं बड़े जो किसान बैठे हुए हैं, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सो कॉल्ड छोटे किसानों के व्याप पे, इनके ऊपर लोन है 9,27,100 रुपये ऑन एवरेज। तो भैया लोन अगर माफ होगा तो फायदा किसको होगा? 9 लाख वाले को ना। 13,000 वाला तो बेचारा कर ही रहा है धीरे धीरे। और गवर्नमेंट के भी आंकड़े ये बता रहे हैं कि ये छोटा किसान जितना भी होता है, ये धीरे धीरे अपना देता रहता है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो समय पे नहीं दे पाता है, लेकिन देता रहता है। तो आप अपने फायदे के लिए इतना बड़ा आंदोलन कर दोगे पैदा, देश के अंदर अराजकता पैदा कर दोगे, देश की गवर्नमेंट को मजबूर कर दोगे, वो जो है आपके ऊपर जो है गोलियां बरसाए। मजबूरी है ना, एक तरह से आप मजबूर कर रहे हो, आपको बड़े बड़े जेसीबीज लेके आने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो। यार आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हो ना। प्रोटेस्ट में जेसीबी कहाँ चाहिए? प्रोटेस्ट करने के लिए, ट्रैक्टर को मॉडिफाइड करने के लिए, ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए, उसमें एसी की व्यवस्था करने के लिए आपने इतना खर्च पैदा किए, ये पैसा कहाँ से आया? आप दारू के लंगर लगा रहे हो वहाँ, ये पैसा कहाँ से आया? तो ये सारी चीज़ें यार जनता भी देखती है, मूर्ख नहीं है जनता भी। जनता भी देखती है कि आप चाहते क्या हो। आप एमएसपी के लिए ये आंदोलन कर ही नहीं रहे हो यार। आप तो उस फंडिंग को चुकता करने के लिए कर रहे हो जो आप लेते हो दूसरे देशों से, अपना नैरेटिव चलाने के लिए, अपनी व्यवस्थाएं चलाने के लिए, दारू पीने के लिए, अपना संगठन में पैसा खर्च करने के लिए, अपने ऐशो आराम करने के लिए। उसका ये कर्ज चुकता हो रहा है। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि शायद ये पूरा मामला आप लोगों के समझ में आ गया होगा, कहाँ से राजनीतिक कुचक्कों में जब कोई प्रदेश फंस जाता है तो उसका हाल ऐसे ही होता है जैसा आजकल पंजाब में हो रहा है। पंजाब का हो गया, पंजाब में का एवा ड्रग्स में भी इन्वॉल्व हो गया है। उसके लिए तो आप आंदोलन नहीं करते। आप इस चीज़ के लिए तो आंदोलन नहीं करते कि भाई हमारे यहाँ जो है बेरोज़गारी क्यों है। आप इसके लिए तो वो नहीं करते कि भाई हमारे यहाँ ड्रग्स की सप्लाई ये हो रही है अदर कंट्रीज से, ये बंद होनी चाहिए। तो आप उन सारी चीज़ों के लिए नहीं कर रहे हो जो आपकी सोसाइटी को बनाएंगी, आपके बच्चों के भविष्य को बनाएंगी। आप ये सारी चीज़ों की डिमांड करके आप क्या 10-15 साल तक आप और जिंदा रहोगे? उसके बाद आपकी खेतियां जो है वो हो जाएंगी, पैदावार ख़त्म हो जाएगी, नील हो जाएगी, रेगिस्तान हो जाएगी, आपकी ज़मीन बंजर हो जाएगी। तब की आप सोचिए ना यार, आगे आने वाली पीढ़ियों के सोचिए। सिर्फ अपना लाभ उठाने के लिए मत सोचिए, सिर्फ राजनीति मत करिए चीज़ों के ऊपर। चीज़ों को समझिए और चीज़ों को उस तरह से चलिए। गवर्नमेंट का साथ दीजिए, देश का निर्माण बनाने में आप अपना सहयोग दीजिए। सिख
कौम की तो स्थापना एक्चुअली देश की रक्षा के लिए ही करी थी ना गुरु गोविंद सिंह जी ने, कोई अलग राज लेने के लिए करी ही नहीं थी। तो आप नेगेटिव नैरेटिव अपना गढ़ रहे हो। तारा सिंह जी ने नैरेटिव गढ़ दिया, उसको लेके अकाली दल चल चुके, उसके बाद उसमें भिंडरावाला इन्वॉल्व हो गया, फिर वो कैसे हुआ, कांग्रेस ने क्या किया, मतलब ये सब कांग्रेस के कुकर्म 84 तक पहुंच गए। दंगे का अंजाम देने के लिए, इंदिरा गांधी की हत्या करने के पीछे ये सारे षड्यंत्र थे, कांग्रेस ने जो रचे थे। उससे जनता को, जब जनता उससे निराश और हताश हो गई तो ये सारी हत्याएं हुई। कड़ियाँ उसी से जुड़ती हैं मेरे भाई। तो जैसा बोगे वैसा ही आपको काटना पड़ेगा। कांग्रेस की नीतियां गलत थी, उन्होंने अपने परिवार में इंदिरा जी की हत्या करवा ली, और आपने उसके बाद भी नैरेटिव्स, झूठे नैरेटिव्स को लेके आज भी कांग्रेस झूठे नैरेटिव्स चला रही है, गंदी राजनीति खेल रही है, सारी चीजें गंदी कर रही है। अरे अभी राजीव गांधी ने क्या कहा इसी आंदोलन के बीच में, अरे गवर्नमेंट अगर कांग्रेस की आ गई तो मैं ये जो है कानूनी नियम कर दूंगा एमएसपी का। अरे भैया मेरे, 50 साल तक आपकी गवर्नमेंट रही। 2010 में तो 2008 में तो स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट दे दी थी आपको, आपने क्यों मानने से इनकार कर दिया, क्यों लागू नहीं किया, क्यों एमएसपी की गारंटी नहीं आप दे पाए? इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि आप भी समझ रहे थे कि मैं अगर एमएसपी की गारंटी दे दूंगा तो देश को नहीं चला पाऊंगा, देश को नहीं चला पाऊंगा तो क्या होगा, देश के अंदर विद्रोह हो जाएगा, और विद्रोह हो जाएगा तो विद्रोह तो आपने देखा है अच्छे अच्छे राष्ट्रों में, जब जब विद्रोह हुआ है ना तो राजनीतिक पार्टियों की तो बाट लग गई है वहाँ पर, और नई राजनीतिक पार्टियाँ का उदय हुआ है। तो इसलिए आप नहीं करना चाह रहे थे, और आज आप कह रहे हो हम एमएसपी देंगे। तो ये भैया एक खेल है, राजनीतिक खेल है, और इसलिए मैं सभी से ये गुजारिश करूँगा कि नैरेटिव्स मत रचिए। और ज़रूरत आज ये है आज के दौर में कि बच्चों के आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए निर्माण करने के लिए अब आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जो ये सब चीज़ों से हटके होंगी, जिसमें एक्चुअली आपके प्रदेश को, आपकी कम्युनिटी को, आपके विलेज को जिससे फ़ायदा हो। ये सारी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता मेरे को, और फ़ायदा नज़र नहीं आता तो फिर देश को भी प्रॉब्लम होती है, और हम जैसे देश प्रेमियों को भी प्रॉब्लम होना चालू होती है, और फिर मुसीबत बनती है उन लोगों के लिए जो इस धारा को मानने वाले नहीं हैं। फिर वो कोई कहता है कि मोदी का मर्डर होना चाहिए, कोई कहता है अगले साल मोदी आएगा तो बच के नहीं जाने पाएगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो भैया गोली डंडे बंदूक बारूद का खेल तो आप देख चुके हो ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा आपने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, क्या हुआ, संततियां मिट गईं और लोगों को कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, कहाँ से देश खड़े हुए आके कितनी मेहनत करनी पड़ी। आपका संविधान है, आपके पास संविधान है, आपके पास संविधान को मानने वाले लोग हैं, आपके पास प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट का अधिकार है, आपको मौलिक अधिकार है आपको। तो मौलिक अधिकार के साथ साथ भी मौलिक ड्यूटीज भी हैं आपकी कुछ, तो मौलिक ड्यूटीज को भी तो अपनाइए ना। फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं, राइट्स तो हैं आपके लेकिन ड्यूटीज भी तो हैं, नेशनल ड्यूटीज, उनको कौन करेगा, उनको आप ही करोगे ना देश को अच्छा रखने के लिए। और अगर विदेशी पैसों पे को लेके प्रोटेस्ट करते रहे,
भारत को बर्बाद करते रहे तो भाई मेरे, जब देश ही नहीं रहेगा तो तुम कहाँ से रहोगे, कहाँ से जिंदा रहोगे? और कितने लोग भैया जो है भाग जाएंगे, कितने लोग अमेरिका, कनाडा और ये सलैंड चले जाएंगे? मुश्किल से 10% किसान, 12% किसान, 20% से ज़्यादा तो जा नहीं पाएगा। बाकी का 80% जो किसान है वो क्या करेगा? उसके बच्चे क्या करेंगे? उनका भविष्य क्या होगा? ये सारी चीज़ें सोचिए और मेरे इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए। बहुत सी चीज़ें मैंने स्पष्ट की हैं और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक चीज़, इस पर कमेंट्स ज़रूर करिए। बिना कमेंट्स के ये फोरम जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इन पे सोशल मीडियाज़ हैं, इन पे कोई भी चीज़ तब तक पूरी नहीं होती जब तक आपके व्यूज़ ना आए, आपके कमेंट्स ना आए, आपकी चीज़ें हम तक ना पहुँचें कि आप क्या चाहते हो हमसे, आपको मेरे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम आपका टाइम अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हो या अपना खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो मेरे पास आ नहीं रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, मालूम नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग सहयोग करिए और देखिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। इसमें कुछ नहीं है यार राय देने में। राय आपकी अगर सही नहीं आएगी, आपको लगेगा ऐसा मुझे बंद करना चाहिए, मैं बंद कर दूंगा। मेरा कोई उद्देश्य इससे प्रॉफिट लेने का नहीं है, मेरा कोई उद्देश्य इससे पैसा कमाने का नहीं है यार, वो तो मैं उतना पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोगों के बीच जागरूकता पैदा करूँ मैं और उस पब्लिक तक पहुँचूँ जहाँ तक जो है मीडिया की आवाज़ें या तो पहुँच नहीं पा रही हैं या मीडिया की आवाज़ें पहुँच पा रही हैं तो उनके नैरेटिव्स दूसरी तरह से आ रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि 2 ग्रुप डिवाइड हो चुके हैं, एक एंटी मोदी, एक मोदी का हितैषी। वो मोदी के हित में बात करते हैं, मोदी चाहे कुछ भी करता रहे। एक वर्ग वो है जो मोदी के अहित में ही बात करेगा, उसके मतलब कभी भी उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा। वो हमेशा ऐसा नैरेटिव गढ़ेगा कि मोदी ने देश लूट लिया, अडानी ने देश लूट लिया, अंबानी ने देश लूट लिया और अब देश में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। एक ऐसे हैं, एक ऐसे हैं। तो इस बीच में फिर पब्लिक क्या करे? पब्लिक इन चीज़ों को कैसे समझे? तो पब्लिक समझेगी हम जैसे लोगों के थ्रू, जिनका ना पत्रकार है भगवान की दया से, ना ही ऐसा है कि सोसाइटी से हमारा बहुत बड़ा रुतबा है और सोसाइटी मुझे बहुत कुछ दे रही है। उस सोसाइटी को मैं की तरफ भी मैं नहीं देखता। मैं एकदम निष्पक्ष हूँ, जो मेरे मन में आता है वो मैं कह देता हूँ बस। इसलिए मेरे चीज़ों को देखिए 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 भैया, मेरे आप तक चीज़ें मेरी पहुंचती रहेंगी। इसी तरह से आप देखना चालू करिए, कमेंट्स देना चालू करिए एटलीस्ट। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।